पेरिस में एक लिटरेचर पढ़ने वाली लड़की एक दिन अपने दोस्त के घर गई। उन दोनों ने पहले से ही पढ़ाई से रिलेटेड किसी काम के लिए मीटिंग अरेंज करी थी। इसके बाद वो डिनर करने वाले थे। दोस्त के घर में घुसने के बाद लड़की नॉर्मल ही फील कर रही थी। लड़का भी उससे अच्छे से हंस के बात कर रहा था, लेकिन तभी उस लड़की को अपने गले के पिछले हिस्से में गन के नोजल के होने का फील हुआ। ये सारी कहानी इसे सगावा के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसे सगावा का जन्म 26 अप्रैल 1949 को जापान के कोबे में हुआ था। उसके परिवार में उसके पिता अकीरा सगावा, जो कुरिता वाटर इंडस्ट्रीज में प्रेसिडेंट थे, उसकी माँ जो हाउसवाइफ थी, उसका छोटा भाई और उसके दादा जो द असाही शिंबुन के एडिटर रह चुके थे। द असाही शिंबुन जापान में एक बहुत बड़ी न्यूज़ पब्लिशिंग कंपनी थी। इसे सगावा बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन इसे का जन्म समय से पहले हुआ था और जन्म के समय वह इतना छोटा था कि वह अपने पिता के हाथ की हथेली में समा सकता था। पैदा होने के साथ ही उसे स्मॉल इंटेस्टाइन की एक बीमारी एंटरटाइटिस हो गई थी। इन सब के चलते डॉक्टरों को उसकी मौत का खतरा लग रहा था। हालांकि पोटेशियम और कैल्शियम के कई इंजेक्शनों के बाद सगावा अंततः ठीक हो गया। समय से पहले पैदा होने के कारण उसकी बॉडी हमेशा कमजोर ही रही और बड़े होने के बाद भी उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ी। उसकी हाइट सिर्फ 4 फुट 9 इंच थी। इसे सगावा के बड़े होने के बावजूद उसके हाथ पैर बहुत पतले थे। उसके दांत बहुत बारीक थे और गाल बहुत खुरदुरे थे, जिसकी वजह से उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो अनअट्रैक्टिव दिखता है। लेकिन इसे को विदेशी लड़कियां बहुत पसंद थी। इसे बचपन से ही अपने फैंटेसीज में खोया रहता था। जब इसे स्कूल में पढ़ता था तब भी उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन स्कूल में कई बार वो अपने क्लासमेट्स को देखकर फैंटेसाइज करता था। ये जो फैंटेसीज थी वो नॉर्मल नहीं थी। इसे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हाई स्कूल में एक क्लासमेट की थाई देखने के बाद उसे उसकी थाई खाने का मन हुआ था। इसे के अंदर जो यह मांसाहारी इच्छाएं थी वो भी इसके परिवार के कारण ही उसके अंदर आई थी। दरअसल जब इसे छोटा था तब उसके अंकल त्योहारों में राक्षसों का ड्रेस पहनते थे और मांस खाने और लोगों को मारने की एक्टिंग करते थे। नॉर्मली अगर कोई बच्चा ऐसी चीज़ें देखता है तो वो डर जाता है, लेकिन इसे ये सब देख के बहुत खुश होता था और उसे ये सब देखने में मज़ा आता था। अपने कद काठी और अपने लुक्स के कारण इसे को अपने ऊपर कभी कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, इसलिए वो लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। स्कूल में भी वो ज़्यादातर अपने फैंटेसीज में खोया रहता था या फिर वो ज़्यादा टाइम अपनी बुक्स को देता था। इसे को नोवेल लिटरेचर बहुत पसंद थी। जब इसे 23 साल का हुआ तो लिटरेचर पढ़ने के लिए उसने जापान में ही वोको यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इसे के घर वाले उसके फैसले से बहुत खुश थे। वोको यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इसे ने एक फॉरेन स्टूडेंट को देखा। वो लंबी थी और उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, बिल्कुल इसे के अपोजिट। सागावा हमेशा से चाहता था कि एक दिन उसके खाने के लिए एक लंबी, गोरी और वेस्टर्न लड़की हो। इन सब की वजह से इसे का इस फॉरेन स्टूडेंट पर इंटरेस्ट जाग गया। इसे ने एक दिन उस लड़की को उसके घर तक फॉलो किया। फॉलो करने पर पता चला कि वो लड़की उसके दादी वाले अपार्टमेंट के बिल्डिंग में ही रहती है। इस बिल्डिंग के बारे में इसे को अच्छी खासी जानकारी थी, क्योंकि इसे कई बार वहाँ अपनी दादी से मिलने जाता था। तो इसे ने उस दिन ये सोचा कि वो उस लड़की को पूरा फॉलो करके उसका रूम नंबर पता कर लेगा। इसे उस लड़की के रूम तक जाते हुए इस बिल्डिंग से अपने आप को एक बार और अच्छे से परिचित करा रहा था, ताकि अगर कभी भी भागने की स्थिति बने तो वो आसानी से उस बिल्डिंग से भाग सके, क्योंकि शुरुआत से ही इसे का इरादा उस लड़की को मारने और उसे खाने का था। उस लड़की का अपार्टमेंट देखने के कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब इसे ने अपनी फैंटेसी को पूरा करने का पहला प्रयास किया। इसे उसके रूम में गया। इससे पहले तो उसका रूम टटोल रहा था। उसके बाद वो उस लड़की के बेडरूम की ओर बढ़ा जहाँ वो सो रही थी। वो लड़की उस समय शॉर्ट्स पहनी हुई थी। उस लड़की की थाइस देखने के बाद अचानक इसे के मन में उसकी थाइस खाने की इच्छा जागी। उसने अपना हाथ उसकी थाइस पर रखा और तभी अचानक वो लड़की उठ गई। इसे को अपने पास देखकर उसने इसे को धक्का मारा, उसे नीचे गिरा दिया और वो जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ को पड़ोसियों ने सुन लिया और वो तुरंत वहां आ गए। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर दिया। तुरंत पुलिस वहां आई और इसे को अरेस्ट करके ले गई। पर इस लड़की को उस टाइम ये लगा कि इसे उस टाइम सिर्फ उसका सेक्सुअल असॉल्ट करने आया था और किसी को भी इसे का असली इरादा ना पता होने के कारण उसे सिर्फ जेल में डाल दिया गया था। जैसा कि मैंने बताया था, इसे का परिवार बहुत अमीर था, तो इसे के पिता ने इस लड़की को पैसे देकर इसे के खिलाफ कंप्लेंट वापस लेने को कहा। पैसे के लालच में उस लड़की ने भी कंप्लेंट वापस ले लिया। अब चूंकि कोई कंप्लेंट नहीं थी, इसलिए उसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, इसलिए वो तुरंत वो जेल से छूट गया।
इससे पुलिस से तो बच गया था, लेकिन इस घटना के कारण उसका नाम वाको यूनिवर्सिटी में खराब हो चुका था। उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं थे, लेकिन सबको पता था कि उसने क्या किया है। इन सब के चलते इसे ने जापान से बाहर जाने का सोचा। 26 अप्रैल 1970 को इसे ने फ्रांस के पेरिस जाने का सोचा। इसका कारण ये भी था कि वो अपने आगे की पढ़ाई पेरिस से करना चाह रहा था। उसने अपनी पीएचडी फ्रेंच लिटरेचर से पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ज्वाइन कर ली। यहाँ पढ़ते पढ़ते उसकी मुलाकात रेनी हार्टवेल्ड से हुई। रेनी भी इसे की तरह ही हॉलैंड से पेरिस अपनी पीएचडी करने के लिए आई थी। रेनी बहुत ही सुंदर थी और इसे से लंबी भी थी। इसे और रेनी दोनों क्लासमेट्स थे और प्रोजेक्ट और पढ़ाई की वजह से इनकी मुलाकात अक्सर होती ही रहती थी। ये दोनों एकदम क्लोज फ्रेंड्स तो नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये दोनों और इनके और भी कई दोस्त कई बार प्रोजेक्ट की वजह से एक दूसरे के घर में भी रुक जाया करते थे। रेनी को इसे में इतना भरोसा था कि वो उसे अपने घर आने देती थी, पर जब भी इसे रेनी को देखता था उसकी पुरानी इच्छाएं उसके मन में वापस जाग जाती थी। अपनी इसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसे ने धीरे धीरे रेनी का भरोसा जीता। उसे बस एक मौके की तलाश थी और वो उसका इंतजार करता रहा। आखिरकार 2 साल बाद वो दिन इसे के लिए आ गया। 11 जून 1981 को इसे ने सिर्फ रेनी को डिनर और प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम के लिए बुलाया। रेनी भी इसे के अपार्टमेंट में आने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही रेनी अपार्टमेंट में आई तो इसे ने उसे देखा। इसे को वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसे के मुताबिक रेनी उस दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फैला रही थी, तो इसे ने सोचा कि अगर वो रेनी को खा जाएगा तो उसकी ये पॉजिटिव एनर्जी शायद उसके अंदर आ जाएगी। रेनी से बात करते हुए इसे ने उसे एक डेस्क की तरफ बैठने का इशारा किया। वो रीने से हंस हंस के बात कर रहा था और बीच बीच में जोक भी मार रहा था ताकि उनके बीच बातचीत एकदम कंफर्टेबली हो। रेनी जैसे ही डेस्क में बैठी और अपने बैग से बुक निकालने के लिए झुकी, इसे धीरे से उसके पीछे एक कबर्ड की तरफ बढ़ा। उसने कबर्ड से कुछ निकाला और वापस रेनी की ओर बढ़ा। इस पूरे टाइम इसे और रेनी एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे। रेनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद इसे रेनी के पीछे आया और उसके गले के पीछे गन का नोजल रखा। इससे पहले कि रेनी कुछ समझ पाती, इसे ने गोली चला दी। रेनी की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। रेनी को गोली मारने के बाद इसे डर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वो वापस उठा और जब उसने रेनी को देखा तो उसने रेनी की मरी हुई खून से लथपथ बॉडी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने रेनी के बॉडी को खाना शुरू कर दिया। इसे ने पहले रेनी की थाइस को खाया, यहाँ तक कि वो रेनी की प्राइवेट पार्ट को भी खा गया। पतले और दांत ज़्यादा तेज न होने की वजह से जो बॉडी पार्ट्स उससे खाए यानी चबाए नहीं गए, वो उसने काट के फ्रिज में रख दिया। अब चूंकि जून का महीना था इसलिए गर्मी भी बहुत थी और गर्मी होने की वजह से बॉडी से बदबू आना शुरू हो गया था। इसे को इसकी चिंता होने लगी। अब उसे कैसे भी करके इस बॉडी को ठिकाने लगाना था। इसके लिए इसे ने 2 बैग खरीदे और उसमें उसने रेनी की बॉडी को डाल दिया। उसके बाद उसने एक कैब बुक करके बैग्स को एक पास के पार्क में ले जाने की सोची। इस पार्क में एक झील भी था और इसे इस पार्क में पहले भी आ चुका था, इसलिए वो इस पार्क से अच्छा खासा वाकिफ था। उसने इन दोनों बैग्स को इस झील में फेंकने की सोची ताकि किसी को भी रेनी के बॉडी के बारे में कुछ पता न चल पाए। अब इसे ने एक तगड़ा प्लान तो बना लिया था, लेकिन इसे एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आदमी था। पहले तो उसकी कदकाठी इतनी छोटी थी, ऊपर से उसमें ताकत नहीं थी। उसके लिए एक ही बैग उठाना बहुत बड़ी बात थी। इस कारण उसने जो कैब बुक करी थी उसी के ड्राइवर से ये दोनों बैग उठवाए। इसके बाद वो उसी कार में बैठ के उस पार्क में पहुंचा। जब वो उस पार्क में पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग टहल रहे थे। कैब से उतरने के बाद इसे खुद इन दोनों बैग्स को घसीटते हुए पार्क के अंदर ले गया। थोड़ी देर घसीटने के बाद ही वो थक गया, इसलिए उसने इन दोनों बैग्स को वहीं पे छोड़ के आराम करने की सोची। वो आराम करने के लिए कुछ ही कदम आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक इसे को पीछे से आवाज़ आई। इसे जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि बैग्स के पास ही एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने तुरंत इसे से पूछा कि क्या ये बैग्स तुम्हारे हैं? तो इसे घबरा गया और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उस आदमी को जवाब दिया, नहीं, ये बैग्स मेरे नहीं हैं। इसके बाद उस आदमी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया क्योंकि उस बैग से बदबू आ रही थी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही इस आदमी ने उन बैग्स को खोल दिया। जैसे ही उसने बैग्स खोले उस आदमी के होश उड़ गए। उसने रेनी के बॉडी को 2 टुकड़ों में देखा। बॉडी की ऐसी हालत देखकर वो आदमी डर की वजह से नीचे गिर गया। उस आदमी को उठाने के लिए एक लेडी सामने आई तो बैग्स देखकर वो भी चिल्लाने लगी। अब तक इसे को पता चल चुका था कि उसका प्लान फेल हो गया है। हर एक बीतते सेकंड के साथ उस बैग्स के इर्द गिर्द और भीड़ जमा हो रही थी। इतनी भीड़ देखने के बाद अचानक इसे का दिमाग काम करना बंद कर दिया
और वो चुपचाप पार्क से बाहर निकलकर अपने अपार्टमेंट चले गया। अगले दिन जब इसे को थोड़ा होश आया तब उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि इसे के फिंगरप्रिंट्स उस बैग में थे। साथ ही उस आदमी ने भी पार्क में इसे को उस बैग के पास देख लिया था। उसे ये डर सता रहा था कि पुलिस किसी भी समय उसके घर आएगी और उसको अरेस्ट करके ले जाएगी। और हुआ वैसे ही। बैग पार्क में छोड़ने के 3 दिन बाद पुलिस उसके अपार्टमेंट में आई और उसको अरेस्ट करके ले गई। लेकिन गिरफ्तार होने के बावजूद इसे बहुत शांत था। उसके शक्ल में किसी तरह की घबराहट नहीं दिख रही थी। इसके बाद जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने ये मर्डर क्यों किया, तो इसे ने बहुत शांति से कहा कि उसे सिर्फ रेनी का मांस खाना था और कुछ नहीं। पेरिस में जिन जिन को भी इस मर्डर के बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। सभी चाहते थे कि इसे को मौत की सज़ा हो और नहीं तो उसे जापान में जेल के अंदर डाला जाए। पर इसे एक फॉरेन स्टूडेंट था और एक जापानीज आदमी का पेरिस में होने की वजह से ये केस भी बहुत लंबा खींच गया। करीब 2 साल बीत गए और ये केस खींचता ही गया। पर इस बार फिर इसे के पिता ने पैसे के दम पर अपने बेटे का बचाव किया। इसे के वकीलों ने पेरिस में रहते हुए भी उसे मेंटली अनस्टेबल साबित कर दिया। इस कारण उसे फ्रांस में केस के ट्रायल के लिए फिट नहीं माना गया, जिसकी वजह से इसे अपनी सजा से बच गया। इसे को जेल में डालने के बजाय पेरिस के एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया। पर इसे जब इस मेंटल इंस्टीट्यूशन में था तो उसके पिता ने पैसों के दम पे उसे वहां से भी बाहर निकाल लिया। पैसों के दम पे ही इसे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और सबूतों को भी सील करा दिया गया। सभी क्रिमिनल चार्जेस हटने के बाद इसे वापस जापान आ गया। हालांकि रेनी के परिवार वालों ने सगावा को सजा दिलाने की अपनी कोशिश जारी रखी थी। वे चाहते थे कि सगावा की पूरी जिंदगी जेल में कटे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पर एक मर्डर तो मर्डर होता है। वो मर्डर इसे का जापान में भी पीछा करता रहा। इसी वजह से इसे का नाम जापान में भी खराब था। जापान के लोग भी रेनी के इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। यहाँ तक कि जापान के लोगों को इसे को देखकर घिन आती थी। सबसे हैरानी की बात यह रही कि सगावा को जब जापान भेजा गया तब जापानी एक्सपर्ट ने जांच में पाया कि वो मनोरोगी नहीं है। पहले तो पेरिस में सारे क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप होने के कारण और दूसरा सारे के सारे रिकॉर्ड सील होने के कारण जापानीज लॉ के पास कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो इसे के खिलाफ कोई केस बना सके। इसी वजह से सबको पता था कि इसे सगावा ने क्या किया है। इन सब के चलते इसे सगावा भी जापान में नॉर्मल इंसान की तरह ही जी रहा था। जापान गवर्नमेंट में कोई केस ना होने के कारण और अपनी आज़ादी के बावजूद इसे के लिए लाइफ उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उसका नाम एक मर्डर से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे नौकरी मिलना भी मुश्किल था। इसी कारण इसे ने अपनी बची जिंदगी अपने पिता के पैसों से ही गुजारी थी। इसे जब 50-60 साल का था तब उसने इस मर्डर्स को यूज़ करके पैसे कमाने की सोची। इसे ने बुक भी लिखा था। साथ ही कई डायरेक्टरों से मिलके उसने कई एडल्ट वीडियोस में भी काम किया। सगावा ने बाद में रेनी की हत्या को अपनी प्रसिद्धि के लिए भी यूज़ किया। कुछ समय बाद उसने इन द फॉग नाम का एक नॉवेल भी लिखा। इस नॉवेल में सगावा ने रेनी की हत्या के बारे में डिटेल से बताया था। जापान के प्रसिद्ध उपन्यासकार जुरो कारा ने भी अपने नॉवेल लेटर फ्रॉम सगावा कुन में इस मामले का जिक्र किया था। इस नॉवेल ने 1982 में जापान का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक इनाम जीतकर सबको चौंका दिया था। इसे सगावा अपने मूवीज और बुक में अपने आप को ऐसे बताता था जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं है। इसे को कभी उसकी जुर्म के लिए कोई सजा नहीं मिली। वह जापानी टीवी शो पर कच्चा मांस खाते हुए भी नजर आया। बताते हैं कि लंबे समय से वो व्हील चेयर पर था। इसे सगावा अपने अंतिम समय में अपने भाई के साथ रहा। व्हील चेयर में रहने के बावजूद महिलाओं के प्रति उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। 2013 में एक इंटरव्यू में उसने जापानी महिलाओं के पोस्टर पर कमेंट किया था कि मुझे लगता है कि वो स्वादिष्ट लगेंगे। 2017 में सगावा पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। 24 नवंबर 2022 को निमोनिया के कारण इसे सगावा की मौत हो गई और बताया जाता है कि इसे के अंतिम संस्कार में सिर्फ परिवार के लोग ही मौजूद थे। तो ये थी इसे सगावा की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।